अस्सलाम वालेकुम। आज साइकोलॉजी की क्लास में हम किसी एक चैप्टर को डिस्कस ना करते हुए आपका असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और असाइनमेंट के ताल्लुक़ से आपको बताया गया होगा कि इसमें करीब 11 लेसन हैं, ठीक है। और इन 11 लेसन्स को आपकी क्लास में पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। ये आपकी क्लास में पढ़ाए नहीं गए हैं, लेकिन इसका इम्तिहान इस तरीके से होगा कि इन असबाक से आपको जो सवालात दिए गए हैं देख करके सॉल्व करना है और फिर लिखने के बाद में जमा करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो सवालात आपके मौजूद हैं यहाँ पर, उसको आपके असबाक में तलाश करके बताएंगे कि कहाँ से ये सवाल पूछा गया है। आप उसे पढ़कर समझेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। फ़ौरन लिखना सभी को है, जमा सबको करना है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपका काम यह है कि आप निशान लगाएं और उसको समझने की भी कोशिश करें, ठीक है। अपने हद तक के जितनी भी कर सकते हैं कोशिश करें कि उसके अंदर क्या बात कही जा रही है। फिर उसे आप, बेहतर यह है कि अपने अल्फाज में लिख सकें। अगर अपने अल्फाज में आप नहीं लिखते हैं तो भी ये कम नहीं है कि आप उसको कॉपी कर लें और फिर एक बेहतरीन असाइनमेंट तैयार करके आप अपलोड करें उसे, ठीक है। तो इसके ताल्लुक से कुछ ज़रूरी बातें ये हैं कि ये 20 नंबर का सवाल होगा, ठीक है। पूरा सवालनामा 20 नंबर का होगा। सभी सवालों के जवाब देने ज़रूरी हैं। हर एक सवाल के नंबर उसके सामने दिए गए हैं, ठीक है। कौन सवाल कितने नंबर का है ये आगे लिखा हुआ है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जवाबी शीट के पहले सफ़े पर ऊपर की तरफ अपना नाम, इंदराज नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, मरकज़ मुताला का नाम और मजमून वाज़ेह अल्फाज में लिखिए, ठीक है। यानी जो अपनी डिटेल्स होती है, ठीक है, जो सारी डिटेल फिल करनी है वो आप अपने जवाबी शीट यानी जो आंसर शीट होगी उसके ऊपर आप पहले ही सफ़े पे ये सारी चीज़ें दर्ज कर देंगे। याद रखिए, इसे भूलना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो चेक किया जाता है वो यही है कि कॉपी किसकी है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, और आपका मजमून क्या है। तो कोई भी इसे भूलेगा नहीं। बहुत ही साफ साफ लिखना है, गलती का कोई इम्कान नहीं होना चाहिए। कॉपी समझिए आपकी इसी से चेक होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको जवाब देने हैं उनके लिए कुछ अल्फाज मखसूस हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आप बेतकान लिखते चले जाइए, 2-2, 3-3, 4-4 सफ़े लिखने हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मुख्तसर जवाबात हैं और मुख्तसर ही उनके आपको आंसर लिखने होंगे, ठीक है। सवाल मुख्तसर है, आंसर भी आपको, जवाब भी मुख्तसर लिखने होंगे। कुछ अल्फाज की यहाँ पर इन्होंने कैद लगा दी है। तो पहला हिस्सा जो इसका है, इसमें इन्होंने लिखा है दर्जेल सवालों में से किसी एक का जवाब तकरीबन 40 से 60 अल्फाज में दीजिए। कितने? 40 से 60 अल्फाज। अब जब हम बात करते हैं 40 से 60 अल्फाज की, तो हम इसे इस तरीके से काउंट कर सकते हैं कि अगर एक लाइन में हम ऑन एन एवरेज 10 लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें 40 के लिए 4 लाइनें लिखनी होंगी और 60 के लिए 6। लेकिन ऐसा कम होता है, इतने लंबे जुमले हम आमतौर पर नहीं लिखते हैं। तो अगर हम 5 मानते हैं, ठीक है, 5, तो 40 अल्फाज के लिए हमें 8 लाइनें कम से कम लिखनी पड़ेंगी और 60 अल्फाज के लिए अगर हम बात करें तो 12 लाइनें, ठीक है। तो 12 पंचे 60 हो जाएंगे। तो ये एक तखमीना इसलिए लगाया जाता है ताकि जो आप जवाब दें बहुत लेंदी ना हो जाए, गैर ज़रूरी बातें आप उसके अंदर ना लिखें, ठीक है। जो सवाल है टू द पॉइंट आप उसी पर गुफ्तगू कर सकें। तो चलिए अब सवालात को देखते हैं और फिर इनका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। पहला, इंसानी तरक्की के हर मरहले से मुंसलिक तरक्कियाती काम क्या है और वो अगले मरहले तक किसी शख्स की कामयाब पेशरफ्त का तयन कैसे करते हैं। क्या चीज़ें इन्होंने तरक्कियात से मुताल्लिक सवाल किया है। इंसानी तरक्की, जो उसके अंदर कीवर्ड होगा उसे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि इंसानी तरक्की के हर मरहले से मुंसलिक तरक्कियाती काम क्या है।
अब इंसान पैदाइश से लेकर के अपनी वफात तक के तरक्की करता है, ठीक है, मतलब बढ़ता है, उसके अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि बढ़ोतरी आती रहती है ना। वो बढ़ोतरी हर एतबार से होती है, उसकी जिस्मानी भी होती है और जहनी भी होती है, ठीक है, उसके किरदार में भी तब्दीलियाँ आती हैं। इसी का नाम इन्होंने इंसानी तरक्की दिया है। तो अब आपके सबक नंबर 9 में इसके मुताल्लिक पूरी तफसील मौजूद है, ठीक है। अब देखिए आपका सबक नंबर 9 जो है इसका उन्वान ही है नशो नुमा की नौइयत और उसके तायुन कुनिंदा, ठीक है, यह आपके सबक का उन्वान है। यानी इस पूरे सबक में इंसान कैसे तरक्की करता है, किन मरहले में आकर के वो क्या कामकाज शुरू करता है, इसके मुताल्लिक पूरी तफसील मौजूद है। अब आपका जवाब जो है वो बहुत नीचे यहाँ पे आप सबक में आ जाएंगे, जहाँ पे इंसानी तरक्की के बारे में पूरी गुफ्तगू की गई है। नशो नुमा के मराहिल, ठीक है। जो आपका सवाल है वो सवाल ये है कि इंसानी तरक्की जो होती है वो किस एतबार से होती है और इंसान मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुद्दतों में क्या क्या काम अंजाम देता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो माहिरीन नफ्सियात ने कामों को तकसीम कर दिया है कि कैसे कैसे कौन कौन सी तब्दीलियाँ उसमें आती हैं। जैसे इसमें पहला जो टर्म रखा है इन्होंने मुद्दत हमल का रखा है, ठीक है, यानी विलादत से पहले की मुद्दत, जब बच्चा माँ के पेट में होता है। इस कबले विलादत मुद्दत में वाहिद खुलिये वाला उज़विया माँ के रहम के अंदर एक इंसानी बच्चे में बदल जाता है, ठीक है, जिसे हम लोथड़ा कहते हैं। वो लोथड़ा धीरे धीरे एक बच्चे की शक्ल इख्तियार कर जाता है, ठीक है, कहाँ पर, जब वो हमल की सूरत हाल में होता है। ये पहला मरहला होता है। उसके बाद दूसरा मरहला आ जाता है शीर ख्वारगी और घुटनों के बल चलने का ज़माना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, पैदाइश से लेकर के 2 साल तक का पीरियड हमारा ये ज़माना होता है, जो दूध पीने का और घुटनों के बल चलने का ज़माना होता है, ठीक है। जिस्म और दिमाग में तेज़ रफ्तार तब्दीलियों की वजह से मुख्तलिफ हिस्सी, हरकी, समाजी और वक़ूफ़ी सलाहियतों के ज़हूर में मदद मिलती है, ठीक है। यानी जो तरक्की वहाँ पर सिर्फ एक बच्चे की शक्ल अख्तियार करने में थी वो यहाँ पर और आगे बढ़ जाती है। अब तीसरा मरहला आता है जिसे हम इब्तिदाई बचपन कहते हैं। ये 2 से लेकर के 6 साल तक रहता है, ठीक है। इसके अंदर इंसान के जिस्म की जो हरकत व सकनात हैं उनके अंदर ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं। ज़बान का नशोनुमा होता है, हमसरों के साथ राब्ते तश्कील पाते हैं, बच्चा खेल के ज़रिए सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। 2 से लेकर के 6 साल तक की मुद्दत ये हो गई। उसके बाद 6 से लेकर के 11 साल जिसे हम दरमियानी बचपन कहते हैं, ये स्कूल का ज़माना होता है, ठीक है, स्कूल का ज़माना। इसमें बच्चा लिखने पढ़ने की महारतों का इक्तिसाब करता है, यानी तालीम या एजुकेशन एक तरीके से उसकी शुरू हो चुकी होती है अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके अलावा दोस्ती भी शुरू हो जाती है, कुछ सोचना और समझना शुरू कर देता है। तो ये काम उसके शुरू हो जाते हैं कब, 6 से 11 साल में। और 11 से लेकर के 20 साल का जो ज़माना होता है इसे हम नौजवानी कहते हैं, नौजवानी, ठीक है, एडोलेसेंस। इस मुद्दत में बुलूगत आती है, यानी बच्चा बालिग इसी टाइम पीरियड में होता है, 11 से 20 के दरमियान, ठीक है। तेज़ रफ्तार जिस्मानी और हार्मोनल तब्दीलियां वजूद में आती हैं। जब बच्चा बालिग हो रहा होता है तो जाहिर से बात है जहनी एतबार से भी जिस्मानी एतबार से भी बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। जिनसी हैजान का शिकार होता है बच्चा, मुख्तलिफ तरीके के तजर्बात करना चाहता है ना, चीज़ों को जानने परखने में उसकी तजस्सुस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं 11 से 20 साल में, जिसे हम नौजवानी कहते हैं। फिर 20 साल के बाद 20 से लेकर के 40 साल का अरसा जो है, यानी ये करीब 20 साल पे मुहित होता है, इसको हम कहते हैं सिन्ने रुश्द। कौन सा, इब्तिदाई, इब्तिदाई सिन्ने रुश्द, ठीक है, जिसे हम अडल्टहुड कहते हैं, अर्ली अडल्टहुड। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है किसी इंसान की जिंदगी का, ठीक है, यानी वो अपनी जिंदगी में क्या हासिल करेगा इसी दरमियान तय हो जाता है।
तो ये ज़िंदगी का वो मरहला है जब नौजवान तालीम और नौकरी वगैरह के लिए घर छोड़ देते हैं और नज़दीकी रिश्तों की तश्कील करते हैं, जिसके नतीजे में शादी ब्याह और फिर बच्चे वगैरह होते हैं, यानी घरेलू जिम्मेदारियां भी शुरू हो जाती हैं। ये इब्तिदाई सिन्न रुश्द 20 से 40 साल का वक्फा। और उसके बाद आ जाइए दरमियानी सिन्न रुश्द, जो 40 से लेकर के 60 साल का ज़माना है। ठीक है, यानी ये टाइम पीरियड भी कितने साल का है? 20 साल का। तो अब देखिए, हम सब ये अपने आसपास देखते हैं कि इस दौरान क्या होता है, नौकरी आमतौर पे लोगों को मिल जाती है, या जो काम वो करना चाहते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इंसान अपने करियर में पूरी तरीके से लग चुका होता है। ज़रूरत इस बात की होती है कि आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए बच्चों की मदद की जाए, ताकि वो अपने बूढ़े वालिदैन की देखभाल कर सके। यानी बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बच्चों की मदद करना शुरू कर देता है और एक तरीके से खुद को बुजुर्ग की जो है सफ में ला खड़ा करता है। तो ये दरमियानी सिन्न रुश्द हुआ। अब सिन्न रुश्द का जो आखिरी मरहला है, ये मुअख्खर सिन्न रुश्द या आखिरी सिन्न रुश्द होता है, लेट एडल्टहुड जिसे कहते हैं। ये 60 साल से शुरू होता है और इंसान की मौत तक के चलता है। 60 साल आमतौर पे देखिए इंसान कामकाज से रिटायर हो जाता है ना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आदमी अपनी ज़रूरियात से, कामकाज से फारिग हो चुका है। अब वो जितना जिंदा रहता है ये उसकी किस्मत है, उसका मुकद्दर है। ठीक है, जो कुछ उतनी जिसकी ज़िंदगी जितनी मुतय्यन है वो तो जिएगा ही, लेकिन एक सिस्टम जो बनाया गया है उसके एतबार से अगर देखा जाए तो वो लेट एडल्टहुड को क्रॉस कर चुका है। अब वो वफात तक अपने, मुमकिन है कि वो 60 साल से शुरू कर देता है ये मुद्दत, हो सकता है कि वो 100 साल जिंदा रहे, 120 साल जिंदा रहे, लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता कि फिर उसमें उसने क्या किया। ठीक है, वो बहुत अच्छे काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो अब काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली उसे देखेंगे तो क्या होगा कि उसे हम लेट एडल्टहुड मानेंगे जब तक भी वो जिंदा रहे, और इसकी मुद्दत कभी तय नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें आदमी नौकरी वगैरह से सुबुकदोश हो जाता है, क़ुव्वत बर्दाश्त और तवानाई घट जाती है, कुआ मुज़महिल होने लगते हैं, पोती पोतों और नवासी नवासियों से ताल्लुक़ बढ़ जाता है, अपनी और अपनी बीवी या शौहर की मौत और बुढ़ापा याद आने लगता है। यानी पूरी तरीके से इंसान एक घरेलू फ़र्द बन जाता है, बुज़ुर्ग बन जाता है, और उस उम्र में जो कुछ इंसान करता है मुआशरे में, उन कामों में वो दिलचस्पी लेने लगता है। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, सवालनामा आपका क्या है? तो अब इसमें देखिए मुख्तलिफ मराहिल आपने देखे इंसान की तरक्की के। ठीक है, और तरक्याती काम जो कुछ उससे वाबस्ता थे वो भी आपके सामने आ गए। ठीक है, वो अगले मरहले तक किसी शख्स की कामयाब पेशरफ्त का तयन कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यानी अगर जो चीज़ें जिस मरहले में कर लेनी चाहिए इंसान की, अगर वो वाकई पूरा करता है तो वो कामयाब है ना, और अगर पूरा नहीं कर रहा है तो वो एक नाकाम ज़िंदगी गुजार रहा है या नाकाम शख्स होगा। तो आपके सवाल का आंसर सबक नंबर 9 में जो मैंने पढ़ाया भी बताया उसे मार्क करके लिख लीजिए। ठीक है, ये आपके पहले सवाल का जवाब हो गया है। सभी लोग अच्छी तरीके से सुन लें, सबक नंबर 9 का वो हिस्सा जो अभी मैंने पढ़ाया मार्क करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा सवाल है, स्कूल छोड़ने, जुमूद और बर्बादी की बुनियादी वजूहात क्या है। यानी बहुत से बच्चे देखिए स्कूल छोड़ देते हैं ना, आपके साथ कई लोगों ने पढ़ना शुरू किया होगा, लेकिन जब आप हाई स्कूल इंटर तक पहुंचते हैं तो देखते हैं तादाद कम रह जाती है, जितना और आगे बढ़ते हैं फिर और कम रह जाती है। वजह क्या होती है? बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि पढ़ाई छोड़ देते हैं। हिंदुस्तान में स्कूल छोड़ने की शरह को कम करने के लिए क्या कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर हम वजह ढूंढ लेंगे जिसकी वजह से स्कूल छोड़े जा रहे हैं तो हमारे लिए आसान होगा उसको रोकना। इसका जवाब आपको मिलेगा सबक नंबर 16 में। सबक नंबर 16 जिसका उन्वान है समाजी और तालीमी मसाइल। ठीक है, अब इस पूरे सबक को आपको नहीं देखना है, आपको क्या देखना है इसमें कि बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं। ठीक है, और हम किस तरीके से उसे कम कर सकते हैं। तो देखिए इसका जवाब, स्कूल छोड़ बैठना, फेल होना और बर्बादी। ठीक है, अब यहां से आपके सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने जिक्र किया है कि तालीम का हक बुनियादी हक है, लेकिन
हम ये देखते हैं कि जो बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं वो स्कूल छोड़ बैठते हैं। स्कूल छोड़ बैठने वाले बच्चों की शरह को हम उन बच्चों का तनासुब कह सकते हैं जो स्कूल सिस्टम में दाखिला लेने के बाद स्कूलिंग छोड़ देते हैं। ठीक है, स्कूलिंग के 5 साल पूरे करने से पहले ही 30% बच्चे स्कूल छोड़ बैठते हैं और 50% बच्चे स्कूलिंग के 8 साल पूरा करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा आलमिया है। तो एक क्लास में रह जाना यानी जुमूद, ठीक है, बार बार फेल हो रहे हैं, और बर्बादी व इजाफी तसव्वुरात हैं ये जो स्कूल के पस मंज़र में बहुत अहमियत रखते हैं। किसी शख्स की नशोनुमा और समाज के लिए उसके मुअस्सर ताउन के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। जो तालीम हासिल की है अगर वो उस शख्स के काम की नहीं या बहुत मामूली काम की है तो उस काम की तालीम क्या कहा जाएगा, उसको तालीम की बर्बादी कहा जाएगा, है ना, क्योंकि उसका हासिल नहीं है। अब अगर हम ड्रॉप आउट की बात करें या कहें कि छोड़ देते हैं तो देखिए इसका सबब यहां पर इन्होंने क्या बयान किया है। यहां से स्कूल से ड्रॉप आउट, जुमूद और बर्बादी के मुख्तलिफ असबाब हैं। ठीक है, आपके जवाब की शुरुआत यहां से हो जाती है, मार्क कर लीजिए। ये असबाब 3 जुमरों में बांटे जा सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? समाजी भी कुछ सबब हैं, इख्तिसादी, नफ्सियाती और तालीमी। ठीक है, इसके पड़ोस में स्कूली सरगर्मियों का ना होना, यानी कोई भी स्टूडेंट है उसके अगर पास में बहुत से बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं स्कूल की उनको बहुत दूर जाना पड़ता है ना, तो पास में स्कूली सरगर्मियों का ना होना। वालिदैन के दरमियान ज़रूरी तालीम के बारे में बेदारी का फुकदान, यानी वालिदैन ही को नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है या तालीम कितनी ज़रूरी है, एक सबब ये भी है। गरीबी, पैसा नहीं है, फीस कैसे भरे, है ना, एक सबब ये भी हुआ। तालीम के बारे में दिलचस्पी की कमी, यानी हमें मालूम है कि हाँ ठीक है तालीम ज़रूरी है, सब कुछ है, लेकिन हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, इसमें हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो ये भी दिलचस्पी का कम होना। फिर है तालीमी माहौल ना होना। ठीक है, यानी घर का माहौल ही ऐसा है जो ऐसे कामों में सारे अफराद मुलव्विस रहते हैं जहाँ पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। इम्तिहान में फेल हो जाना, माशी असबाब के तहत बच्चों से काम कराने की ज़रूरत, यानी चाइल्ड लेबरहुड देखिए इसीलिए ममनू भी करार दिया गया है। तो क्या है, बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र में काम पर भेज देते हैं ना, तो ये एक बड़ा अलमिया है स्कूल छोड़ देने का। स्कूल छोड़ने के ये सब कुछ अहम असबाब हैं। इसके अलावा स्कूली निज़ाम के उसूल और स्कूल चलाने के तौर तरीक़ों की ख़राबी, तलबा की ज़रूरियात से बेताल्लुक़ी और अजनबी निसाब तालीम, तालीम की ख़राब क्वालिटी और ज़रूरी साजो सामान की अदम दस्तियाबी स्कूल के ड्रॉप आउट को बढ़ाने में अहम रोल अदा करते हैं। कितने इंपॉर्टेंट जो है सबब आ गए, वजह आ गए, है ना। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसका जवाब लिखने में, आप फ़ौरन लिख सकते हैं उंगलियों पे काउंट करके, है ना, जिसको जिक्र किया है कि स्कूल का करीब ना होना, फीस ना भर पाना, गरीब होना, माहौल ना मिल पाना, दिलचस्पी ना होना, है ना, उनके मुताबिक सिलेबस न मिलना, ये सारी चीज़ें स्कूल छोड़ने की वजह बनती हैं। यही लिखना है आपको। ठीक है, तो अगर इसको हम उसमें एक चीज़ ये भी ऐड किया है कि हम हिंदुस्तान में कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट बहुत से स्कीम भी चला रही है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, कोशिश कर रही है कि देही इलाकों में पहुँचे। हमें देखना है कि वो कितना फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, कितना नहीं। ठीक है, तो बुनियादी चीज़ कि गरीबी की रेखा जो है, जो शर है, उसको कम किया जाए, बच्चों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जाएं, है ना। स्कूल तमाम बस्तियों के करीब बनाए जाएं ताकि बच्चों के जो है की तालीम स्कूल की वजह से ना छूटे। ये सारे असबाब हैं जिन पर अगर हम अमल करें तो हिंदुस्तान में भी तालीम की शरह को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जवाब आप मार्क कर लीजिए, जवाब नंबर 2। अब फिर आ जाइए सवालनामे पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 40 था 60 अल्फाज, यानी सिचुएशन वही है, उतने ही तादाद में आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला सवाल है कि योगा के 8 मराहिल की मश्क करें जैसा कि पतंजलि ने बयान किया है। ठीक है, 6 मुख्तलिफ योगा मराहिल की मश्क करते हुए अपनी तस्वीर चस्पा करें। ये एक काम है, ठीक है, कि यानी आप योगा कर रहे हो, फोटो उस वक्त की खींचे 6 अलग अलग आसन में और उसको भी साथ में पेस्ट करें। ठीक है, तो ये आपको देखना है
कि आप अपनी तस्वीर पेस्ट कर रहे हैं या कहीं से उठा रहे हैं तस्वीर, उसको चस्पा कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल साथ में ये भी काम करना है। तो योगा के 8 मरहले क्या हैं और आपको उनमें से कितने 6 आसन करना है, 6 मुख्तलिफ मरहले करके तस्वीर पेस्ट करना है। ठीक है, सवाल सबक नंबर 25 में आपको इसका जवाब मिलेगा, सबक नंबर 25। अब योगा के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में बात की गई है, तो ये पूरा चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 25 जो है योगा के बारे में है, जिसमें खुद की नशोनुमा और योगा के बारे में उन्वान ही कायम किया गया है। आपको जवाब मिलेगा नीचे, ये देखिए 25.6। ठीक है, 25वें सबक का ये पॉइंट आपके सवाल का जवाब यहां से शुरू है। क्या है? योगा का तरीके हश्त गाना। मार्क कर लीजिए सभी लोग, योगा का तरीके हश्त गाना। ठीक है, यानी 8 पॉइंट हैं जो योगा के आपको यहां पर बताए जाएंगे। और ये किसने बताए हैं? पतंजलि ने। वहां कहा भी है ना, पतंजलि ने जो बताए हैं वो 8 तरीके आपको बयान करने हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत मुख्तसर अल्फाज में आपको लिखना है, तो सिर्फ 1-1, 2-2 लाइन में आपको ये 8 चीजें जिक्र करनी है, ताकि आप 8-10 लाइन लिखें तो आपका सवालनामा जो है वो जवाब आपका लंबा ना हो जाए, बहुत 60 अल्फाज से ज्यादा ना हो जाए। तो अब देखिए योगा हम आमतौर पर क्या समझते हैं कि ये जो आसन करते रहते हैं, ऐसे हाथ फैलाया है ना, ऊपर किया और इस तरीके से जो चीजें करते हैं हम सोचते हैं ये योगा है। लेकिन योगा को सिर्फ इस अमल को योगा का एक पार्ट करार दिया गया है। ठीक है, यानी योगा के बहुत से काम हैं, उनमें से एक काम ये है कि आप क्या कर रहे हैं? आसन कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीके के। ठीक है, तो अब आसन के अलावा और क्या है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज इन्होंने बताई है याम। क्या है पहला पॉइंट? याम। याम क्या है? याम उमूमी तौर पर इंसान की अपनी हैवानी जिबिल्लतों को काबू में रखता है। यानी सबसे पहली चीज तो यह है कि आप खुद पर कंट्रोल कीजिए, जब्त कीजिए। जो बुराइयां हैं आपके अंदर उन्हें खारिज कीजिए। गुस्सा, ठीक है, किसी को गाली देना, हसद, जलन, नफरत, ये सारी चीजें आप दूर कीजिए। सबसे पहला पॉइंट है। अगर आप एक सच्चे योगा करने वाले बनना चाहते हैं तो, या उससे फायदा उठाना चाहते हैं तो, ठीक है, तो इसमें कई चीजें हैं जिनसे आपको बचना है। जैसे अहिंसा का पुजारी आप बनिए, यानी तशद्दुद ना कीजिए, सच बोलिए, ठीक है, चोरी वगैरह से गुरेज कीजिए, ब्रह्मचर्या यानी जिनसी बुराइयों में भी आप मुलव्विस ना पाए जाएं। इसी तरीके से अपिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा किसी चीज को आप स्टोर ना करें, यानी हवस लालच आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये वो सारे पॉइंट्स जो पहले पॉइंट के अंदर आते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हुआ। दूसरा आ जाता है नीम। ठीक है, यानी जिस्म और जहन की सफाई या तज़किया के लिए ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें शौच यानी वो चीजें जो आपके पेट को साफ रखने के लिए, हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए, सेहत को ठीक रखने के लिए जरूरी है, जिसमें ग़िज़ा कैसी इस्तेमाल करनी है, ठीक है, कैसे फल फ्रूट लेने हैं, कब जो है अपनी ज़रूरियात को कैसे पूरा करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको गौर करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज़ और शामिल है, संतोष, यानी आपके अंदर कनाअत और इत्मीनान होनी चाहिए। तब यानी मश्क करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। स्वाध्याय यानी अपना मुहासबा, जिसे हम कहते हैं ना खुद एहतिसाबी, ये भी हम करें, स्वाध्याय से कहते हैं। फिर ईश्वर प्राध्यान यानी खुदा से लौ लगाना। अब आप इबादत के जरिए से हर शख्स अपने अपने तौर पर ये काम करता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पे। तीसरा है आसन, यानी जिस चीज को हम कुल समझते थे वो नंबर 3 पर आया, आसन। अब आसन में क्या है? बहुत से आसन होते हैं अलग अलग, कुछ बैठ के किए जाते हैं, कुछ खड़े होकर के, कुछ लेट करके, है ना। तो वो जितने भी आसन हैं, करीब 7-8 आसन भी हैं वो, और भी उनकी तादाद बहुत से है, अगले असबाक में वो जिक्र किए जाएंगे। लेकिन अब तीसरे नंबर पर आप क्या करेंगे? आसन करेंगे। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? यानी आप सांस कैसे लेंगे इसकी मश्क होता है ना। कभी हम सांस तेज खींचते हैं, तेज छोड़ते हैं, कभी तेज खींचते हैं, आहिस्ता से छोड़ते हैं। ये जो प्रैक्टिस है सांस कैसे लेनी है, ये प्राणायाम कहलाती है। नंबर 4। नंबर 5 पर प्रत्याहार, यानी
अपने हवास को खारजी अशिया से हटाते हैं। यानी एक जैसे मुराकबे में जाते हैं हम ना, तो तमाम चीज़ों से हट करके क्या करते हैं, हम किसी एक चीज़ पर अपनी तवज्जो मरकूज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी प्रत्याहार के अंदर वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और हवास का हम इसमें ख़ास इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे हवास खमसा हैं जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, ठीक है। तो पुरसुकून रहने के लिए अपने हिस्सी आज़ा की हम तरबियत करते हैं, ठीक है। यानी आँख इधर उधर ना भटके, हमारा मन इधर उधर ना मचले, ताकि हमारी तवज्जो बिल्कुल मरकूज रह सके अपने खुदा के तईं, अपने गॉड के तईं, है ना। जो हम उससे मांगना चाहते हैं वो मांग सके और एक रिश्ता बना सके। नंबर 5 पे। नंबर 6 पे आ जाता है धारणा, ठीक है। यानी जहन का किसी मखसूस चीज पर मरकूज कर देना होता है। सूफियों के अंदर देखिए एक ज़र्ब लगाते हैं किसी चीज की, है ना, अल्लाहु अल्लाहु कर रहे हैं, या इसी तरीके से और अहद अहद, कोई भी हो सकता है। यानी किसी एक चीज को मरकज में लाएं और सिर्फ उसी पर तवज्जो अपनी पूरी मरकूज कर दें, तो इसे कहते हैं धारणा, ठीक है, धारण। ये छठा पॉइंट है आपका। उसके बाद में आ जाता है नंबर 7 पे ध्यान। ध्यान और धारणा ये करीब एक जैसी, ठीक है। यानी यहां पर भी तवज्जो को एक चीज पे मरकूज करना होता है, लेकिन वो तवज्जो ज्यादा देर तक के लिए रखी जाए, ठीक है। धारणा में क्या हुआ, तो एक चीज तो फिक्स कर लिया, लेकिन हो सकता है वो 1 मिनट 2 मिनट रहे, खत्म हो जाए, नहीं। ध्यान में यह है कि उसकी मुद्दत लंबी होनी चाहिए, ठीक है, तब वो ध्यान बनेगी। और फिर आखिरी हिस्सा आपका आ जाता है समाधि। समाधि के अंदर जहन किसी चीज के गौर व फिक्र में इतना जज्ब हो जाता है कि लगता है अपने आसपास से बिल्कुल बेखबर हो गया। तो यानी पूरी तरीके से आप अपने जिस्म को यकसू करके किसी के सुपुर्द कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे इबादत में, रियाजत में, तसव्वुफ में होता है आमतौर पर कि इंसान अपने आसपास से कट करके खुदा के हुजूर पूरी तरह हाजिर हो जाता है। तो ये तरीके हश्तगाना हुए किसके, योगा के। तो ये सवाल का आपके जवाब हो गया। अब इन्होंने क्या किया है, 6 आसन मांगे हैं, जिसके साथ आपको ये सवालनामा अपलोड कर देना है। तो यह आपका जवाब मुकम्मल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, करियर का अच्छा इंतखाब करने के लिए कौन से इक़दामात हैं और करियर का इंतखाब करते वक्त किन आम गलत तसव्वुर से बचना है, ठीक है। सबक नंबर 21 पे आ जाइए। आपको करियर कैसे चुनना है, कैसे बेहतर करियर मुंतखब कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबक नंबर 21। देखिए इस सबक का उन्वान क्या है, उन्वान है वोकेशनल किरदार निभाने की तैयारी। देखिए सबक का उन्वान आपका क्या है, वोकेशनल किरदार निभाने की तैयारी। वोकेशनल किरदार वही, यानी काम काज आप कैसे कर सकते हैं, बेहतर तौर पे अपना करियर कैसे चुन सकते हैं। तो देखिए आपका इस सवाल का जवाब कहां पर है, सही वोकेशन के लिए तैयारी की जरूरत, खुसूसी ट्रेनिंग, करियर का इंतखाब, मुश्किलात और मकानात। यहां से आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यानी आप कोई भी करियर अगर अपना चुनना चाहते हैं तो उसका इंतखाब कैसे करें। तो यहां पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं जिनको आपको डिस्कस करना है। सबसे पहले तो यह है कि आप अपना तज्जिया कीजिए कि आप किस काम के लिए परफेक्ट हैं, या जो काम आपके सामने मौजूद हैं उनमें से आप कौन सा काम बेहतर तौर पर कर सकते हैं। अपना जायजा लीजिए कि आप किस काम के लिए ज्यादा कारगर हैं, ठीक है। मुख्तलिफ पेशों की फहरिस्तें बनाइए, यानी आपके सामने 8-10 काम हैं तो उन 8-10 कामों को आप लिख लीजिए, ठीक है, एक साथ आपके नजर के सामने आ जाए। फिर तीसरा काम ये कीजिए कि अपनी पेशों वाली फहरिस्त को मजीद मुख्तसर कीजिए, यानी अब उसमें से काट छाट शुरू कीजिए कि अच्छा ठीक है इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। फिर होते होते क्या होगा, जहां 8-10 थे वहां पे सिर्फ 1-2 बचेंगे, ठीक है। अब उनमें से आपको फाइनल करना आसान होगा। फिर नंबर 4 पे अपने मकासिद को मुतय्यन कीजिए कि हाँ जो काम आप करना चाहते हैं उससे आपका मकसद क्या है। नंबर 5 पे एक्शन प्लान बनाइए, यानी आपको काम कैसे करना है। आप तो आपने मुंतखब कर लिया कि हमें यह काम करना है, लेकिन तरीक़ेकार आपका क्या होगा उसके लिए एक्शन प्लान आप बनाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, आपके करियर का इंतखाब आसान हो जाएगा। दूसरी चीजों से आप जो डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं उससे
बच सकेंगे। होता है ना कि यार समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, तो ये पॉइंट क्या होंगे जो आपको आसानी पैदा करेंगे। तमाम फासिद ख्यालात और अकीदे आपको जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप बचेंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे तो करियर का इंतखाब आसान हो जाएगा। करियर काउंसलर यह हमें बता देगा हम कौन सा पेशा इख्तियार करें, तो काउंसलर के पास भी जाने से बेहतर यह है कि आप अपना मुहासबा खुद कर सकें और जायजा ले सकें। यह आपके सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी देखिए जवाब उतने ही में देना है। सवाल पहला है कि हमारे मुताला, बाहमी ताल्लुकात, काम और गर्मी के लिए योगा की मशक करने के लिए क्या फवायद हैं। ठीक है, ये सरगर्मी है। ठीक है, मुताला, बाहमी ताल्लुकात, काम और सरगर्मी के लिए योगा की मशक करने के क्या फवायद हैं, नंबर 3 पे। ठीक है, 21 था, अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 25। ठीक है, 25 पे फिर आ जाइए। सवाल क्या था आपका, मुताला, बाहमी ताल्लुकात, काम और गर्मी के लिए योगा की मशक करने के क्या फायदे हैं। तो अभी आपने योगा के हश्तगाना डिस्कस किए थे, अब इसमें आपको फायदे बताना है। ठीक है, तो आ जाइए सबक पे, फायदे। ठीक है, तो ये तो हश्तगाना हो गए। अब ऊपर आ जाइए इसके, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में योगा का इतलाक। ठीक है, यानी योगा हमारी जिंदगी में किस तरीके से असर रखता है, कैसे फायदा पहुंचाता है, इसके बारे में देखिए बात कीजिए। तो तालीम से ही उन्होंने पहले जोड़ा है, तो तालीम से किस तरीके से जुड़ता है योगा, जब आप कोई काम दिल लगा करके करेंगे तो वो काम अच्छा होगा, और तालीम के लिए आपका दिल लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी दिलचस्पी पैदा होना। ठीक है, तो जब जहन आपका पुरसुकून होगा, जिस्म आपका सही सालिम होगा, तभी आप सही तालीम हासिल कर सकते हैं। तो योगा क्या करता है, आपके जहन को पुरसुकून करता है, इसलिए आप तालीम अच्छी तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो इसका ये हो गया कि आप अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपके रिश्ते, यानी जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई होंगे तो दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों से आपके रिश्ते भी खुशगवार होंगे और अच्छे होंगे। दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा देखिए, तीसरा फायदा यह है काम काज, यानी जो काम आप कर रहे होंगे उसमें आपका दिल लगेगा। ठीक है, मेहनत से आप वो काम करेंगे। चौथा फायदा देखिए, सेहत। आपकी सबसे बड़ी चीज यह है कि आपकी सेहत ठीक रहेगी। ठीक है, 4 फायदे हो गए। ये 4 इंपॉर्टेंट फायदे हैं जो आप लिख सकते हैं। तालीम के हवाले से खास तौर से इस तरह जिक्र कर सकते हैं कि चूंकि योगा हमारे जहन को पुरसुकून करता है, हमारे जिस्म को सेहतमंद बनाता है, और तालीम इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा मुतालबा करती है कि इंसान जहनी और जिस्मानी दोनों एतबार से फिट हो। ये योगा के फ़वायद हो गए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब आ जाइए सबक नंबर, इसमें आप 17 खोलेंगे। ठीक है, मुस्बत जज्बात को फ़रोग़ देने के तरीके क्या है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग जो आपके अंदर आती है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, और वो जहनी सेहत और फलाह बहबूद को कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी अगर आप अच्छा सोचते हैं तो इसका फ़ायदा हमें कैसे मिल सकता है, और क्या तरीके हैं कि आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। सबक नंबर 17। सबक का उन्वान है क्या, खुशी और फलाह बहबूद। सबक नंबर 17। ठीक है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग पे बात करना है तो इसलिए आप सीधे वहां पहुंच जाएंगे। देखिए, मुस्बत जज्बात को फरोग देना, मार्क कर लीजिए सभी लोग, मुस्बत जज्बात को फरोग देना। जो सवाल है एज इट इज आपके किताब में जवाब मौजूद है। ठीक है, आपको पहुंचना है वहां पे, समझना है और उसे लिख देना है बस, इसीलिए मैं टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं। तो मुस्बत जज्बात को कैसे हम फरोग देते हैं, इसका पूरा जवाब यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में जज्बात तो बहुत अहमियत रखते हैं। यहां पर देखिए, सेहत और फलाह बहबूद के हवाले से मुस्बत जज्बात की अहमियत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जिंदा रहने के लिए मनफी जज्बात की भी बहुत अहमियत है, लेकिन ये जिंदगी के फितरी बहाव में रुकावट बनते हैं और उसमें इस्तराब पैदा कर देते हैं। जिंदगी की सरगर्मियों या जिंदगी के मशागिल को पायदार और बरकरार रखने के लिए मुस्बत जज्बात की ज़रूरत होती है। आप खुद ये पसंद करेंगे कि दूसरों से मोहब्बत करें, अब ये सब मुस्बत जज्बात हैं। नफरत ना करें, हशाश बशाश रहें, लोगों के लिए खौफ और डर का बाइस ना हो, दूसरों की परवाह करना और काम आना आपका शेवा हो और दूसरों को आप नज़रअंदाज ना करें। मुस्बत जज्बात हमारे अंदर भलाई का एहसास पैदा करते हैं। फ़वायद देखिए, हमारे अंदर नरमी और तस्कीन पैदा करते हैं,
हमको एक तरह का सुकून बख्शते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी शख्स के किरदार की तारीफ करते हैं तो इसके इवज हम खुद भी ज़्यादा मसरत और खुशी का एहसास करते हैं, ठीक है, ज़्यादा इत्मीनान और सुकून महसूस करते हैं और एक तरह से हमको आसूदगी मिलती है, ठीक है। तो मुस्बत जज्बे का पूरा जो चैप्टर है वो देखिए यहाँ पर इस खाके की तरह जो है बना दिया गया है। क्या क्या है? सरासीमगी, मोहब्बत, अच्छी खबरों का बाहमी तबादला, इंसरामी मिजाज यानी मुस्बत मनफी तनासुब में एक जो है वजन होना चाहिए कि कहाँ आपको नाराज होना है, कहाँ खुश होना है, ठीक है। इसी तरीके से खुशी हो, शुक्रगुजारी हो, तो ये सारे जज्बात क्या हैं? मुस्बत जज्बात हैं। और इनके फवायद जाहिर सी बात है जो ऊपर जिक्र किए गए वो सब तो हैं ही, लेकिन पॉइंट वाइज ये भी लिखे हुए हैं। तवज्जो और सोच में वसाअत पैदा होती है, मुस्बत जज्बात मनफी जज्बात के मनफी असरात की खराबी को दूर करते हैं। ये तमाम पॉइंट आप यहाँ पर डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अच्छा, पॉजिटिव सोचने का। अब देखिए आपको थोड़ा सा तफसीली जवाब देना है, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज इन्होंने ये पूछी है कि सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि 100 से 150 सफ़े में इनका जवाब देना है, 150 अल्फाज में, ठीक है। अब यहां पर बिल्कुल पहला सवाल आपकी किताब के पहले चैप्टर से आ गया, ठीक है। नफ्सियात के मखसूस शोबे कौन कौन से हैं, कुछ सालों में इनमें तरक्की हुई है, ठीक है, जिसमें क्या पढ़ाया जाता है और आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, अपनी दिलचस्पी भी बता देना है। तो सबक नंबर 1, ठीक है, ओपन कर लीजिए सबक नंबर 1। देखिए नफ्सियात का तारुफ जो पहला ही चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, इसी में आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि नफ्सियात के शोबे कौन कौन से हैं ना। आपको याद भी होगा मुख्तलिफ नफ्सियात के शोबे आपको बताए गए थे। आइए एक मरतबा फिर देख लेते हैं नफ्सियात के शोबे। देखिए मार्क कर लीजिए सभी लोग, नफ्सियात के शोबे कौन कौन से हैं। गैर तबई नफ्सियात यानी एबनॉर्मल चीज़ों का जिसमें डिस्कस किया जाता है सबसे पहले नंबर पर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है वकूफ़ी नफ्सियात यानी तालीम और पढ़ाई लिखाई से मुताल्लिक जिसमें डिस्कशन होता है। क्लिनिक, ठीक है, डॉक्टर से मिलकर जो हम मशवरा करते हैं, क्लिनिकी नफ्सियात। इसी तरह तालीमी नफ्सियात, ये भी एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्कस करती है। फिर माहौलियाती नफ्सियात हमारे माहौल और फिज़ा से मुताल्लिक होती है। सेहती नफ्सियात हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती है, ठीक है। और फिर इसमें और भी चीज़ें हैं। तंजीमी नफ्सियात, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, जमात हम कैसे बनाते हैं उसके मुताल्लिक तालीम होती है। इर्तिकाई नफ्सियात जहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है, तरक्की कैसे करता है इंसान। और इसी तरह और भी बहुत सी शाखें हैं जो उभर रही हैं, जिसमें हमने आपको बताया था स्पोर्ट नफ्सियात, मिलिट्री नफ्सियात, हवाबाजी नफ्सियात वगैरह वगैरह। अब आपको इनका जिक्र करना है, फिर इनमें से कोई एक जो आपकी पसंदीदा हो बता देना है कि मैं इसमें जाना चाहता हूं और इसमें मेरी दिलचस्पी है। आपका जवाब मुकम्मल हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ग्राहम वाल्स के मुताबिक तख्लीकी सोच के मराहिल क्या है और इनका मसाइल के हल और जहनी कैफियत से क्या ताल्लुक है, ठीक है। सबक नंबर 7 में आपको इसका जवाब मिलेगा। तख्लीकी सोच के मराहिल, क्रिएटिव थिंकिंग जिसे आप कहते हैं, कैसे वहां तक पहुंचते हैं, आ जाइए सबक नंबर 7। देखिए गौर व फिक्र और मसाइल का हल सबक का उन्वान है, सबक नंबर 7, ठीक है। आपको पहुंचना कहाँ है, कहाँ, तख्लीकी सोच आप कैसे, क्रिएटिव थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसके मरहले, हल मसला, तख्लीकियत और जिंदगी में उसका रोल, तख्लीकी सोच के मराहिल। देखिए मार्क कर लीजिए सभी लोग, तख्लीकी सोच के मराहिल क्या क्या है, कैसे आप एक क्रिएटिव थिंकर बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपकी आ जाती है यहां पर तैयारी, जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन यानी जो कुछ आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में पहले अपने हाथ से जो कुछ हो सकता है उसके लिए तैयारी कीजिए। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, आप जो कुछ चीजें आपके सामने हैं उन पर एक राय कायम करेंगे और एक चीज निकलती हुई दिखाई देगी जिसे हम कहते हैं नुमूए खफी, ठीक है। यानी हाँ एक मसले का हल निकलता नजर आ रहा है, अभी पूरी तरीके से वाज़ेह नहीं है लेकिन हाँ कुछ कुछ आसार दिख रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, नुमूए खफी। ये दूसरा मरहला होता है। तीसरे मरहले में क्या होता है, वो जो आपको कुछ कुछ नजर आता है पूरी तरीके से रोशन हो चुका होता है, इसे कहते हैं इल्यूमिनेशन, ठीक है, ताबनाक, रोशन। चौथे मरहले में यह होता है कि उसकी आप जांच पड़ताल करते हैं कि हाँ चलो ये हल मिल गया है, लेकिन ठोक पीट के देख ले कि क्या ये वाकई सही है,
तो ये इवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। और फिर 5वें नंबर पर आप नजरसानी करते हैं, यानी दोबारा उसे देखते हैं, परखते हैं, और इस तरीके से आप एक तख्लीकी फिक्र डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 मराहिल हो गए किसके, तख्लीकी सोच के। इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। इनको डिस्कस करते हुए आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा तफसील में लिखना है। आगे आ जाइए। आपका दर्ज झेल सवालों में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 100 से 50 अल्फाज में देना है, ठीक है। ग्रुप की हरकियात में ग्रुप की कारकर्दगी और तर्ज अमल पर ग्रुप की साइज का क्या फर्क पड़ता है। अब ये ग्रुप के बारे में है सवाल, ठीक है। आपको इसका जवाब मिलेगा सबक नंबर 13 में, लेसन नंबर 13। थोड़ा सा लेट आपकी क्लास शुरू हुई थी, इसलिए थोड़ा वक्त ले रहे हैं, ठीक है, ताकि सबक कंप्लीट हो जाए, वरना फिर चीजें बिखर जाएंगी। देखिए नंबर 13, ग्रुप और क़यादत। और सवाल है आपका कि ग्रुप के अगर कम या ज्यादा होता है तो उस पर फर्क कितना पड़ता है, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं तादाद का फर्क क्या होता है, ग्रुप की अहमियत, ग्रुप की खुसूसियात, ग्रुप की हरकियात, ठीक है। हरकियात के मुतालिक भी जिक्र किया है उन्होंने, आप इस पर भी थोड़ा सा जवाब डालेंगे, और उसके बीच में असल आपका जवाब शुरू होता है उसकी तादाद पे। ग्रुप साइज, देखिए हरकियात के बाद आपका दूसरा जवाब का सिरा क्या है, ग्रुप का साइज कैसा मैटर करता है ना, जो सवाल है आपका। तो देखिए ये बुनियादी बात है कि ग्रुप जितना बड़ा होगा काम उतना आसान होगा, लेकिन काम आसान होने के साथ साथ ये भी है कि मेंबर्स जो होंगे उनको उतनी ही कम वाकफियत होगी, है ना। यानी 10 लोगों को देखिए आप क्लास में जिस तरह पढ़ा सकते हैं 100 लोगों को नहीं पढ़ा सकते। यानी पढ़ा तो आप उसी तरह देंगे, लेकिन इंटरेक्शन आपका उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जितनी ज्यादा तादाद बढ़ती है काम आसान हो जाता है, लेकिन वाकफियत कम हो जाती है, तो ये फर्क रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कभी कभी कोई अफवाह फैल जाती है, ठीक है, कोई भ्रम फैल जाता है, बातें मैनिपुलेट होने लगती हैं, ये सब नुकसानात हैं। लेकिन फ़वाइद में आपका असर रसूख रहता है, ताकत रहती है, काम जल्दी हो जाता है, ये सारी चीज़ें आप उसके फ़वाइद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सवाल का ये जवाब हो गया यहाँ पे। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। ज़हनी और जिस्मानी ताल्लुक़ की नौइयत पर तबसरा कीजिए और सेहतमंद ज़हनी जिस्मानी ताल्लुक़ को बरकरार रखने के लिए कम से कम 3 तरीक़े तजवीज़ कीजिए, ठीक है। ये आपको देखिए फिर योग में लेकर के जाएंगे, ठीक है। लेसन नंबर 24, यानी जहन और जिस्म का ताल्लुक। जाहिर सी बात है योगा में आपको मैंने बताया था अभी कि योगा क्या करता है, आपके जहन को जिस्म को एक दूसरे से जोड़ देता है। जहन कुछ कह रहा है और जिस्म आपका साथ नहीं दे रहा है तो काम नहीं बनता है। 24 लेसन मार्क कर लीजिए। सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग, ये आपका उन्वान ही है, ठीक है। यानी जिस्म और जहन का रिश्ता कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आप इसे ही पढ़ के देख लेंगे। इसमें वही चीजें जो हमने आपको बताई हैं यहां पर मौजूद है कि हम दोनों में से अगर एक को सेहतमंद रखना चाहते हैं, यानी अपने सिर्फ जिस्म को या सिर्फ जहन को, तो हमारा काम आसान नहीं हो सकता। यानी कोई इंसान बहुत अच्छा सोचता है बहुत, लेकिन उठने बैठने के लिए बिल्कुल काबिल नहीं रहा, तो वो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना एक सेहतमंद आदमी कर सकता है। या इसी तरह कोई बहुत तंदुरुस्त है, तवाना है, फिट है, वर्जिश वगैरह सब करता है, लेकिन सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, जरा सा एक सफ़ा पढ़ता है तो सर में दर्द होने लगता है, तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। अब इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए क्या किया जाता है, योगा किया जाता है। योगा के अलग अलग टिप्स हैं, तो इसीलिए योगा क्या करता है, योगा का लफ्जी मतलब है विसाल या इत्तिहाद, यानी एक आला तरीन ताकत के साथ मिल जाना, और इस मिलाप में इंसान का जिस्म और जहन भी शामिल है, ठीक है। तो योगा क्या करता है, हमारे जिस्म को मिलाता है हमारे जहन से, या आप ये भी कर सकते हैं कि हमारा जहन योगा करने से हमारे जिस्म का साथ देने लगता है। शुरू ही में जो चीजें डिस्कस की गई हैं, ठीक है, उन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। और ये भी है देखिए एक हिस्सा कि योगा तंदुरुस्ती के लिए होता है। योगा अलग अलग कामों के लिए जो डिस्कस किया गया है, तो तंदुरुस्ती के लिए है, फिर तालीम के लिए है योगा, हमारे जिस्मानी सेहत के लिए है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आसन के मुताल्लिक है, जो आपको यहाँ पर नहीं लिखनी है। चलिए
अब आ जाइए आखिरी हिस्सा आपका, ज़हनी और जिस्मानी ताल्लुक की नौइयत पर तबसरा। ये तो हो गया अभी ना, 3 तरीके इन्होंने पूछा है। आप 3 तरीकों में योग को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी ग़िज़ा को डिस्कस कर सकते हैं, रूटीन को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब आखिरी हिस्सा ये थोड़ा सा आपके लिए एक कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट की तरह है, और एक तरीके से आप इसका जायजा लेंगे अपने आसपास देख करके। एक प्रोजेक्ट तैयार किया है इन्होंने। इसमें क्या है, शनाख्त का अमल क़ुव्वत हाफ़िज़ा की पैमाइश में याद करने के अमल से कैसे मुख्तलिफ होता है, और ये फ़र्क हकीकी ज़िंदगी के हालात पर क्या असरात मुरत्तब करते हैं, ठीक है। जैसे कि इम्तिहानात का मुताला करना या मानूस चेहरों की शनाख्त करना, याद रखने के लिए मुख्तलिफ हालात फराहम करके कम अज़ कम 20 अफराद पर एक अपना तजर्बा करें, ठीक है, मुशाहिदा करें और लिखें कि आया वो 7 से 10 दिनों के बाद पहचानने याद करने लायक रहते हैं या भूल जाते हैं। यानी यहाँ पे मेमोरी टेस्ट किए गए हैं कि यानी कौन आदमी कितने दिनों तक क्या चीज़ें याद रख सकता है। इसके लिए आप ओपन करेंगे सबक नंबर 6, देखिए हाफजा, ठीक है, मार्क कर लीजिए। इसका जवाब मिलेगा आपको हाफजे में, ठीक है। और इसका टेस्ट आप कैसे करते हैं, ये हिस्सा आप पढ़ करके और उसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंट करके खुद लिखना है। हाफजा और निस्यान पे आप पढ़ लेंगे, और फिर ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफजे के मरहले। कोई इंसान कोई चीज़ कब याद करता है और कौन सा याद किया हुआ हिस्सा जहन के किस हिस्से में जाता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, है ना। ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, इसको आप इसमें पढ़ेंगे, STM LTM वगैरह, ठीक है। इसी में होता है कलील मुद्दती और तवील मुद्दती हाफजा। अब यहाँ पर देखिए, ये नंबर का जो सेक्शन दिया गया है ये बताने के लिए कि एक इंसान मैक्सिमम कितने नंबर याद रख सकता है, ठीक है। और आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। इन्होंने तजर्बा मांगा है कि आप 20 लोगों को 10 डिजिट का नंबर दीजिए और फिर चेक कीजिए कि कितने लोगों ने 10 डिजिट याद रखे, कितने लोगों ने 3 याद रखे, कितने लोगों ने 2 याद रखे, और फिर उसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, रेशियो क्या बना, और उस जवाब के साथ उसे भी आप मुंसलिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला हिस्सा बिल्कुल आखिरी है। ये भी देखिए आपके एक प्रोजेक्ट की तरीके से है। इसमें क्या है, आपके रिहायशी इलाके में योगा कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। फिर योगा से रिलेटेड सवाल है, ठीक। आपको जहन पर काबू करने और मुनज़्ज़म करने की अहमियत पर एक तकरीर देनी है, ठीक है। तो आप कैसे समझाएंगे, क्या तकरीर तैयार करेंगे, तो जो चीज़ मैंने अभी आपको पढ़ाई है किसमें, लेसन नंबर 27 में, ठीक है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आइए लेसन नंबर 27 देख लेते हैं। फ़ायदे पर बात करनी है तो आप आसानी से बात कर सकते हैं, है ना। लेसन नंबर 27 देखिए, जहन को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन में रखना, ये किसका काम है, योगा का काम है बुनियादी तौर पर। तो ये पूरा चैप्टर आपको उसका फ़ायदा बताएगा। आपको इस पूरे चैप्टर से एक तकरीर तैयार कर लेना है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इशारा कर देता हूँ, यहीं पर याद कर लीजिए, इसे मार्क कर लीजिए। जहन को कंट्रोल करने और उसको बाज़ाब्ता रखने की अहमियत, ठीक है। किन तरीक़ों पर अमल करके आप अपने जहन को कंट्रोल में रख सकते हैं, किन चीज़ों से, उन तमाम बुराइयों से जो इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। इस पूरे हिस्से को पढ़ने के बाद आप बेहतरीन एक तकरीर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और वही चीज़ें इसमें रिपीट होंगी जिसका मैंने जिक्र किया है कि आप क्या होंगे, यकसा होंगे, एक ज़ात से, एक ताकत से आपका रिश्ता बनेगा, मुतमईन हो जाएंगे, तवज्जो आपकी फोकस्ड हो जाएगी, है ना। ये तमाम चीज़ें आपके लिए फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो चलिए, अब मेरा ख्याल है कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, याद इसे आसानी से बहुत ही वजाहत के साथ लिखिए और लिखने के बाद में आप अपलोड करेंगे। खुदा हाफिज़।